3 दिन पहले एलिस एक मशहूर नकाबपोश सिंगर थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि जैक किसी को भी अपने पास आने नहीं देता और इलाज में हेल्प करने से इनकार करता है। एलिस उसके वार्ड में दाखिल हुई, लेकिन वो एक्साइटेड हो गया और उसे बाहर निकलने का आदेश दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और मूक रहने का नाटक करने का फैसला किया। हर सुख दुख में उसके साथ रही ताकि उसकी देखभाल पर ध्यान दे सके। उसने अपना लास्ट सिंगिंग प्रोग्राम किया और ऑफिशियली म्यूजिक इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। उसके फैंस ये खबर सुनकर शॉक और दुखी थे, लेकिन उसका फैसला अटल था। बाद में उसने जैक से शादी कर ली और एक बेटी को जन्म दिया। 7 साल बीत गए और उनकी बेटी विवियन यह मानती हुई बड़ी हुई कि उसकी माँ हमेशा से मूक थी। आखिरकार जैक की आंखों की रोशनी वापस आ गई और पट्टियां हटाई जा सकी। एलिस ने अपने परिवार के सामने अपनी असली पहचान बताने और गाने में वापस लौटने का प्लान बनाई। इसके अलावा वह फिर से प्रेग्नेंट थी और जैक के साथ यह खुशखबरी शेयर करने के लिए बेताब थी। वे जैक से मिले जो उनकी ओर दौड़ा। एलिस और उसकी बेटी ने खुशी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बजाय वह सीधे ओलिविया की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हमेशा माना था कि ओलिविया ही नकाबपोश गायिका और उसकी बचपन की प्यारी लिटिल स्टार थी, इसलिए उसने उसे संजो कर रखा था और यहाँ तक कि उसकी तस्वीर अपने बटुए में भी रखी थी। लेकिन केवल ओलिविया ही जानती थी कि उसने उसे किसी और के लिए गलत समझा था। वह उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी। उसने उसे बताया कि वह सालों पहले अस्पताल में उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। जैक ने उसे दोषी नहीं ठहराया। उसने खुशी से उसे अपने बेटे टॉम से मिलवाया और बताया कि उसका तलाक हो गया है। फिर जैक उसे और उसके बेटे को अपने साथ ले गया। एलिस और विवियन को पीछे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वे उसके पीछे दौड़े, लेकिन जैक ने उन्हें देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि उसका रवैया ठंडा था। एलिस ने खुशी से उसे संकेत दिया, प्रिय, बधाई हो, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। ओलिविया ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि एलिस सिर्फ एक मूक थी और जैक के लायक नहीं थी। एलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जैक ने अधीरता से उसे रोकते हुए कहा, साइन करना बंद करो, हम नहीं समझते। टॉम ने आग में घी डालते हुए कहा, मेरी माँ ज्यादा सुंदर है और उसकी आवाज अच्छी है, तुम्हारी माँ की तरह नहीं। वह तो बस एक गूंगी बेवकूफ है। विवियन गुस्से से टॉम को धक्का देकर गिरा देती है, जिससे वह जरूर से रोने लगता है। जैक उसे बदतमीजी करने के लिए डांटता है और टॉम से माफी मांगने के लिए कहता है। विवियन दुख से सिसकती है, जबकि एलिस अपनी नोटबुक में लिखती है, विवियन ने कुछ भी गलत नहीं किया, वह सिर्फ मेरे लिए खड़ी थी। जैक पलटकर कहता है, किस लिए खड़ी थी? क्या टॉम गलत था? एलिस जम जाती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे इतनी नफरत करेगा। उसे अचानक एक घटना याद आती है जब वो अंधा था। एक दिन उसे कामोत्तेजक दवा दी गई थी। उसे शक था कि एलिस जिम्मेदार थी, क्योंकि उसने केवल वही दूध पिया था जो उसने उसे दिया था। अपनी इच्छा को कंट्रोल करने में असमर्थ, उसने जबरदस्ती उसे किस किया और उसके संघर्ष के बावजूद उसके साथ रात बिताई। उसने उस पर उसे प्रेग्नेंट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि अन्यथा वह कभी भी उससे शादी नहीं करता। सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए कृतज्ञता के तौर पर वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह उसे अपनी पत्नी बने रहने देगा। हालांकि उसका मानना था कि ओलिविया ने उसके लिए अपना गायन करियर त्याग दिया था, इसलिए वह उसकी भरपाई करना और उसे संजोना चाहता था। एलिस ने उससे पूछा, क्या तुम उसे चुन रहे हो? शायद एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देनदार, इसलिए अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वह पूरी तरह से टूट गई जब उसने उसे मुड़ते हुए देखा। उसने 7 पूरे साल उसके लिए चुप रहकर बिताए थे, सिर्फ अंत में छोड़े जाने के लिए। निराश एलिस ने गर्भपात कराने का फैसला किया। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद वह ऑपरेशन टेबल पर रोती हुई लेटी थी। इस बीच विवियन अस्पताल में अपने पिता से टकरा गई और उससे मदद की गुहार लगाई। उम्मीद थी कि वह अपनी माँ के साथ जाएगा। हालांकि जैक ओलिविया की देखभाल करने में व्यस्त था, जिसे गले में खराश थी, इसलिए उसके पास अपनी बेटी के अनुरोध पर ध्यान देने का समय नहीं था। विवियन ने आंसू भरी आंखों से उससे विनती की, लेकिन उसे शक था कि एलिस बीमार होने का नाटक कर रही है और उसकी सहानुभूति जीतने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। टूटी हुई विवियन ने अपना हाथ झटक लिया और उस पर ठंडा और निर्दयी होने का आरोप लगाया। जैक हिचकिचाया, फिर नरम पड़ गया और विवियन के पीछे पीछे ऑपरेशन कक्ष तक गया। जैसे ही दरवाजे खुले, उसने एलिस को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। वह उसका हालचाल जानना चाहता था, लेकिन ओलिविया ने जानबूझकर अपने बेटे को उन्हें बाधित करने के लिए कहा। टॉम जैक की ओर मुड़ा और पूछा, आपने मुझसे दीर्घायु ताला खरीदने का वादा किया था, हम कब जा रहे हैं? एलिस और भी ज्यादा तबाह महसूस कर रही थी। जैक ने अपनी ही बच्ची को नजरअंदाज कर दिया था, फिर भी किसी और के बच्चे के लिए इतनी परवाह दिखा रहा था। जैक ने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया, लेकिन ओलिविया ने यह कहकर फूट डाली, मैंने उसके हाथ में रिपोर्ट देखी, पता चला कि वो यहाँ सिर्फ स्टेरोस्कोपी के लिए आई थी। गुस्से से भरे जैक ने एलिस पर चिल्लाया। उसे यकीन था कि वह उसकी सहानुभूति पाने के लिए बीमारी का नाटक कर रही थी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी नोटबुक में लिखा, विवियन का कल कला महोत्सव में प्रदर्शन है, क्या तुम आओगे? वह सहमत हो गया। एलिस ने फैसला कर लिया था,
विवियन के प्रदर्शन के बाद वह अपनी असली पहचान नकाबपोश गायिका के रूप में बताएगी और मंच पर वापसी करेगी। वह अब जैक की गूंगी पत्नी नहीं बल्कि अपनी असली पहचान होगी। उसने उसका कोट उसे वापस कर दिया, जिससे उसे हैरानी हुई। उसे जाते हुए देखकर उसने अनजाने में उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन एलिस अपनी बेटी के साथ कला महोत्सव में गई। संगीत एजेंट एलन भी वहां था, कुछ युवा प्रतिभाओं को साइन करने के इरादे से, लेकिन एलिस को देखकर वह चौंक गया। उसने तुरंत उसे सालों पहले की नकाबपोश गायिका के रूप में पहचान लिया। जैसे ही वह उसके पास जाने वाला था, जैक पहले बीच में आ गया, उसे रोक दिया। विवियन खुशी से जैक की ओर दौड़ी और उसे पापा कहकर पुकारा, जिससे एलन हैरान रह गया। ओलिविया भी अपने बेटे के साथ आई और एलिस को गले लगाया, लेकिन उसने फुसफुसाया, मैं ही वह हूँ जो सच में जैक की पत्नी बनने की हकदार हूँ। इस बीच अन्य माता पिता ने जैक को मशहूर अरबपति के रूप में पहचान लिया और उसकी युवा और सफल होने के लिए प्रशंसा की। एक छोटी लड़की ने टॉम का मजाक उड़ाया क्योंकि उसका कोई पिता नहीं था। जवाब में टॉम ने जैक का हाथ पकड़ा और तर्क दिया, तुम गलत हो, जैक मेरे पापा हैं। गुस्से से भरी विवियन ने भी जैक का हाथ पकड़ लिया और विरोध किया, नहीं, वो मेरे पापा हैं। दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे, जबकि जैक हिचकिचा रहा था, यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसका बचाव करे। एक माता पिता ने उससे पूछा, तो आप किसके पिता हैं? एलिस ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्योंकि तुम उसके लिए कभी नहीं आए। विवियन को स्कूल में धमकाया जाता रहा है। जैक को हिचकिचाते देखकर ओलिविया तुरंत आगे आई और विनती की, टॉम को बचपन से ही बेसहारा कहा जाता रहा है, क्या आप इस बार उसकी मदद नहीं कर सकते? गुस्से से भरी एलिस ने ओलिविया को धक्का दिया और जैक को संकेत दिया, मैंने 7 पूरे साल तुम्हारी देखभाल की, तुम विवियन के पिता हो, क्या तुम सच में खड़े होकर उसे दुख सहते हुए देखोगे? लेकिन ओलिविया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे याचना भरी नजरों से देखा, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम हमारे लिए कुछ भी करोगे। जैक को अचानक अपना बचपन याद आ गया, जब उसे बच्चों के एक समूह ने पीटा और धमकाया था। एक छोटी लड़की लिटिल स्टार बीच में आई और उन्हें रोका, उसे उठाया और धीरे से एक नैपकिन से उसका चेहरा पोंछा। वह उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने टॉम का हाथ पकड़ा और घोषणा की, टॉम मेरा बेटा है। एलिस और विवियन उसे सदमे में घूरते रहे, जबकि ओलिविया और टॉम विजयी मुस्कान बिखेर रहे थे। एक छोटी लड़की ने ताना मारा, तो विवियन वो है जिसका सच में कोई पिता नहीं है। विवियन दुख से अभिभूत होकर फूट फूट कर रो पड़ी। एलिस ने गुस्से से जैक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जबकि ओलिविया ने चिंता से उसके गाल को धीरे से छुआ। विवियन सिसकती हुई अपनी माँ से लिपट गई, अपने पिता के विश्वासघात से पूरी तरह से टूट गई। एलिस ने जैक से कहा, आज से विवियन और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार थी जब जैक ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि विवियन बिना पिता के बड़ी हो? विवियन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा तो कभी कोई पिता था ही नहीं। जैक स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी ऐसी बात कहेगी। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने पिता के चित्र को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। आज से मेरी सिर्फ माँ है, कोई पिता नहीं, उसने कहा। उसने धीरे से अपनी माँ का चेहरा छुआ और उससे कहा, माँ, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। एलिस आंसुओं में डूब गई और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने मुस्कुराया और संकेत दिया, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। उन्होंने छोटी उंगलियां मिलाईं और हाथ में हाथ डालकर चले गए। जैक उनके पीछे भागना चाहता था, लेकिन ओलिविया ने उसे रोक लिया। मंच पर विवियन ने गाना शुरू किया और उसकी खूबसूरत आवाज स्पीकरों से गूंजती हुई जैक के कानों तक पहुंची। वो ओलिविया की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम ये गाना मेरे लिए गाती थी? ओलिविया ने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गई थी। महिला होस्ट ने विवियन की माँ को मंच पर आकर गाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विवियन ने अपना सिर झुका लिया। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी माँ गूंगी है, लेकिन फिर एलिस अचानक गाने लगी। उसकी डिवाइन आवाज ने दर्शकों में सभी को चौंका दिया। जैक ने भी इसे सुना और पल भर में उसने आवाज पहचान ली। यह उसकी बचपन की प्यारी लिटिल स्टार थी। उसे याद आया कि जब वे छोटे थे तो उसने उससे क्या कहा था, अगर हम कभी अलग हो गए तो मैं एक दिन बड़े मंच पर गाऊंगी। तुम्हें मेरी आवाज याद रखनी होगी और मुझे ढूंढना होगा। उन्होंने मुस्कुराया और छोटी उंगली का वादा किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के जैक ऑडिटोरियम की ओर दौड़ा। एलिस मंच पर चली गई, अपनी बेटी के बगल में खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए गाती रही। एलन यह देखकर हैरान था कि वह गूंगी नहीं थी और उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया। एलिस ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और गाती रही, और उसकी आवाज से दर्शक इतने भावुक हो गए कि वे खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी जैक दरवाजे तोड़कर अंदर घुसा और एलिस को मंच पर गाते हुए देखकर सदमे में जम गया। एलिस ने विवियन का हाथ पकड़ा और चली गई, लेकिन जैक उनके पीछे दौड़ा। तुम अब कैसे बोल सकती हो? क्या तुम नकाबपोश सिंगर हो? क्या तुम लिटिल स्टार हो? उसने उससे पूछा। एलिस ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नकाबपोश सिंगर हूँ? मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, लेकिन तुमने सब गंवा दिए। एलन आगे आया और एलिस का अभिवादन किया और वह गर्मजोशी से मुस्कुराई। जैक,
ईर्ष्या महसूस करते हुए एलिस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उसने घोषणा की, मैं भले ही एक सीईओ हूँ, लेकिन घर पर मैं सिर्फ एलिस का पति और विवियन का पिता हूँ। एलिस और विवियन दोनों अवाक रह गए। एलन ने मुस्कुराते हुए पलटवार किया, ओह, लेकिन मैंने अभी देखा कि आपका एक बेटा है जिसका नाम टॉम है। जैक अवाक रह गया। कई संगीत निर्माताओं और मीडिया आउटलेट्स ने नकाबपोश गायिका की आवाज पहचान ली और उत्सुकता से एलिस के पास सहयोग के प्रस्तावों के साथ पहुंचे। जैक ने एलिस से एक बार फिर पूछा कि क्या वो नकाबपोश गायिका है, लेकिन ओलिविया ने तुरंत बीच में दखल दिया, वह नहीं, मैं नकाबपोश गायिका हूँ, वह मेरा नाटक कर रही है। फिर उसने कुछ पंक्तियां बिना संगीत के गाईं और सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ओलिविया की आवाज सच में नकाबपोश गायिका जैसी ही थी। उन्होंने उससे और गाने के लिए कहा, लेकिन उसने बहाना बनाया, मेरे गले में चोट है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं गा सकती। फिर उसने घोषणा की कि वह जल्द ही एक संगीत कार्यक्रम का दौरा करेगी और नकाब हटाकर अपने प्रशंसकों के सामने अपनी असली पहचान बताएगी। एलिस अवाक थी। उसने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा था। ओलिविया इतनी दिलेरी से इसलिए बर्ताव कर रही थी क्योंकि उससे पहले खबर मिल चुकी थी कि नकाबपोश सिंगर की बहुत पहले मौत हो चुकी है। उसने गायिका की आवाज की नकल करने में सालों बिताए थे। उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह उसकी जगह ले सके। बाद में एलिस जैक की ओर मुड़ी और कहा, चलो तलाक लेते हैं, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। जैक पूरी तरह से चौंक गया था। उसने कभी उसे तलाक देने के बारे में सोचा भी नहीं था। जब उसने उसे और अपनी बेटी को जाते हुए देखा तो उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सामान पैक करने और जाने की तैयारी करने के बाद एलिस को उसकी सास ने रोक लिया, जो उसे नीची नजरों से देखती हुई एक बेकार और साधारण गृहिणी कह रही थी। उसने तलाक के कागज एलिस पर फेंक दिए और जल्द से जल्द उन पर हस्ताक्षर करने की मांग की। जैक नहीं चाहता था कि वह हस्ताक्षर करे, लेकिन एलिस ने एलन से पेन लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जैक गुस्से से भर गया और पूछा कि क्या वो एलन की वजह से उसे तलाक दे रही है। एलिस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गंदा दिल हर चीज में गंदगी देखता है। उसकी सास खुश हो गई और जैक को विवियन की कस्टडी छोड़ने और एलिस से पूरी तरह से संबंध तोड़ने का आदेश दिया। एलन ने एलिस के कंधे पर थपकी देकर उसे सांत्वना दी, जिससे जैक जल गया। उसने झट से कहा, उसे मत छू, लेकिन एलिस ने जैक का हाथ झटक दिया और पलटवार किया, तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए। वह विवियन के साथ जाने ही वाली थी कि उसकी सास ने उसका रास्ता रोक लिया और यहाँ तक कि उसका सूटकेस खोलकर उसकी तलाशी ली। यह देखकर कि वह जैक के कपड़ों से भरा हुआ था, उसने गुस्से से एलिस पर जैक के प्रति अभी भी आसक्त होने का आरोप लगाया। एलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलत मत समझो, जैक के साथ मेरी शादी में गलती उसकी थी, इसलिए मुझे हमारी बेटी की कस्टडी मिलती है। ये विला मुझे मिलता है और ये 8 गाड़ियां भी मेरी हैं। ये सूटकेस मैंने जैक के लिए पैक किया था। अब यहाँ से निकलो। उसने जैक और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी सास गुस्से से लाल हो गई, लेकिन जैक ने कोई विरोध नहीं किया। वह बस अपनी माँ को लेकर चला गया। बाद में एलिस विवियन को एक कराओके लाउंज में गाने के लिए ले गई। संयोग से जैक भी ओलिविया को वहाँ ले गया, यह मानते हुए कि उसे अपने संगीत कार्यक्रम से पहले और अभ्यास की जरूरत है। अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, लिटिल स्टार की आवाज। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आवाज का पीछा करते हुए गया। ठीक है, यहाँ उस भाग का सरल शब्दों में अनुवाद है। जब जैक ने दरवाजा खोला तो उसने एलिस को गाते हुए देखा। ओलिविया हैरान होकर अंदर आई क्योंकि एलिस की आवाज मशहूर गायिका जैसी लग रही थी। चुपके से उसने किसी को जहरीला जूस बनाने को कहा ताकि एलिस की आवाज खराब हो जाए। एलिस ने गाना शुरू किया और जैक फिर से उसकी आवाज में खो गया। गलती से विवियन ने वह जूस पी लिया जो ओलिविया ने जहर मिलाया था। तुरंत विवियन के गले में बहुत दर्द होने लगा। एलिस और जैक बहुत घबरा गए और ओलिविया भी डर गई। जैक और एलिस अपनी बेटी को जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि विवियन ने जो जूस पिया था उसमें एक ऐसी दवा थी जिससे आवाज चली जाती है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पिया था और समय पर इलाज हो गया, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एलिस को शक था कि ओलिविया ने जूस में जहर मिलाया था, लेकिन ओलिविया ने मानने से इनकार कर दिया। एलिस ने उसे जरूर से थप्पड़ मारा। जैक ने ओलिविया को बचाने की कोशिश की तो एलिस ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। जैक उस डॉक्टर से मिला जिसने सालों पहले उसकी आंखों का इलाज किया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने एलिस से कहा था कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एलिस ने 6 साल तक हर दिन उसकी आंखों के आसपास मसाज की थी। असल में वो गूंगी नहीं थी, उसने नाटक किया था ताकि वो उसके पास आ सके और उसकी देखभाल कर सके जब वो देख नहीं सकता था। जैक रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि एलिस ने उसके लिए कितना कुछ किया था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि सालों तक एलिस ने ही उसकी देखभाल की थी। जब कंपनी में उसके शेयर खतरे में थे तो एलिस ही उससे लड़ी थी और उसे वापस दिलाया था, लेकिन उस दिन जब वो घर आई थी तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। जैक को बहुत पछतावा हुआ। वह लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में उसने गलती से एक नर्स को यह कहते हुए सुना कि एलिस प्रेग्नेंट है, जिससे उसे झटका लगा। नर्स ने बताया कि एलिस 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और पहले भी चेकअप के लिए अस्पताल आई थी। जैक को वह दिन याद आया जब एलिस ऑपरेशन रूम से बाहर आई थी और वह उसे ढूंढने के लिए अस्पताल से भागा था।
उसने एलिस के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदा, लेकिन उसने उसे बताया कि उसका गर्भपात हो चुका है। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे जाने से रोका और जबरदस्ती किस किया। एलिस ने बहुत कोशिश की और उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे फिर से प्यार से किस किया। एलिस ने उसे धक्का दिया और कहा कि उसका गर्भपात हुआ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पल तुमने टॉम को अपना बच्चा चुना, उस पल से मेरे पेट में पल रहे बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। जैक ने उसे बताया कि उसकी बचपन की एक दोस्त थी, एक छोटी लड़की जिसका नाम लिटिल स्टार था। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता अलग हो गए थे और वह एक अनाथालय में रहा, जहां उससे बहुत परेशान किया जाता था। सिर्फ उसी लड़की ने उसकी मदद की थी। बाद में जब उसके गोद लेने वाले परिवार ने उसे जबरदस्ती ले लिया तो वह सालों तक उसे ढूंढता रहा। फिर जब नकाबपोश गायिका आई तो उसने उसकी आवाज पहचानी। एक दिन उसने उसे बैकस्टेज मास्क उतारते हुए देखा। वह ओलिविया थी। लेकिन फिर उसने एलिस की आवाज सुनी और उसकी आवाज लिटिल स्टार जैसी लगती थी। क्या तुम लिटिल स्टार हो? एलिस ने जवाब दिया। जिस दिन तुम ओलिविया के लिए कॉन्सर्ट करोगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद ओलिविया का कमबैक कॉन्सर्ट था। बैकस्टेज उसने एलिस को उकसाया, लेकिन जब उसने जैक को आते देखा तो उसने नाटक किया कि एलिस ने उसे थप्पड़ मारा था। जैक ने एलिस पर झगड़ा करने का आरोप लगाया और ओलिविया ने बड़ी बनने का नाटक करते हुए कहा कि यह सब उसकी गलती है, उसी की वजह से उनका तलाक हुआ। एलिस उसे जो भी करना चाहे वह उसे मंजूर है। एलिस ने कहा, तो आओ मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। उसने ओलिविया को 3 बार लगातार थप्पड़ मारा। ओलिविया को बचने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही एलिस उसे फिर से थप्पड़ मारने वाली थी, जैक ने उसे रोक लिया। एलिस ने उससे कहा, भले ही मैं इसे मार रही हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें डांट रही हूँ। फिर एलिस ने एक सफेद ड्रेस और मास्क पहना। उस रात वो सब कुछ वापस लेने वाली थी जो उसका था। ओलिविया स्टेज पर गई और फैंस ने उसके लिए तालियां बजाईं। लेकिन जब उसने गाना शुरू किया तो जैक और फैंस दोनों को एहसास हुआ कि ये नकाबपोश गायिका की आवाज नहीं है। फैंस उस पर चिल्लाए, तुम सच में कौन हो? तुम नकाबपोश गायिका का नाटक क्यों कर रही हो? उसी पल एलिस की आवाज वहां गूंजी और उसकी तस्वीर बड़े स्क्रीन पर दिखाई दी। जैक हैरान रह गया। वह अपना सबसे मशहूर गाना गा रही थी, जिसकी आवाज इतनी अलग थी कि कोई उसकी नकल नहीं कर सकता था। जैक ने आखिरकार मान लिया कि एलिस ही उसकी खोई हुई बचपन की दोस्त लिटिल स्टार थी और वह बिना सोचे समझे बाहर भाग गया। ओलिविया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फैंस ने उसे घेर लिया और उसका मास्क फाड़ दिया। रास्ते में जैक की कार अचानक खराब हो गई, लेकिन वह एलिस को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वह बाहर निकला और दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वो सोचने लगा कि उसने अतीत में एलिस को कितना दुख पहुंचाया था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो दौड़ता हुआ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा और एलिस को अंदर गाते हुए पाया। उसने अपना मास्क उतारा और उसे देखकर मुस्कुराई। वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दाखिल हुआ और उससे पूछा कि उसने उसे पहले सच क्यों नहीं बताया। उसने कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पाया तो तुम्हारा दिल पहले से ही ओलिविया का हो चुका था। उसने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने ओलिविया को तुम समझ लिया था। उसने उसका हाथ पकड़ा, माफी मांगी और अपनी उंगली में अंगूठी वापस डाल दी और कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? वो रो पड़ी और उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले बहुत कुछ किया और मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे कुछ भी देनदार नहीं हो। जैक भी रो पड़ा। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। एलिस ने कहा, ओलिविया में इतनी कमियां थीं, लेकिन फिर भी तुम उसे लिटिल स्टार मानने पर अड़े रहे। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या तुम सिर्फ किसी ऐसे को ढूंढना चाहते थे जो तुम्हें आराम दे सके? उसने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी उंगली में अंगूठी को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। एलिस के घर लौटने के बाद ओलिविया ने अचानक उस पर चाकू तान दिया। ओलिविया ने चाकू ऊपर उठाया और एलिस को मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैक अचानक भागकर आया और उसे रोक दिया। उसने चाकू अपने हाथ से पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। एलिस उसके लिए चिंतित थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने उससे कहा, घर पर रहो, मेरी चिंता मत करो, मुझे अभी कुछ काम है। यह कहकर वह भाग गया। 3 घंटे बीत गए और एलिस बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करती रही। जैक आखिरकार वापस आया और दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने उसे छोटों से लथपथ देखा। उसने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन खुद को संभाल नहीं सका और उसकी बाहों में गिर पड़ा। उसने उसे बताया कि जिसने उसे पहले कामोत्तेजक दवा दी थी वो फेलिक्स था। ओलिविया ने उसे उकसाया था। जब वो पहले ओलिविया के पीछे गया तो वह उससे टकरा गया और उससे लड़ाई हो गई। अंत में उसने उसे हरा दिया और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। वे अब उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसने धीरे से एलिस का चेहरा छुआ और रोते हुए कहा, तुम्हारा मुझे छोड़कर जाना सही है, मैं इसी लायक था। वो जमीन पर गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी पत्नी। यह कहकर वो बेहोश हो गया। एलिस ने उसका नाम पुकारा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और 2 दिन बाद उसे होश आया। उसने एलिस का हाथ पकड़ा और उससे एक और मौका देने की भीख मांगी।
उसने उससे कहा, मैंने विदेश जाने के लिए प्लेन का टिकट खरीद लिया है। मैं 1 हफ्ते में जा रही हूँ। हमारा तलाक हो चुका है, अब हमारे लिए कोई संभावना नहीं है। जैक ने विनती की, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ? मैंने तुम्हारे लिए पहले कभी खाना नहीं बनाया। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो। वो मान गई। कुछ दिनों बाद एलिस वादे के मुताबिक विला वापस आई। उसने जैक से कहा, तुम दरवाजे से मेरे फिंगरप्रिंट हटा सकते हो क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। उसने जवाब दिया, तुम हमेशा इस घर की मालकिन रहोगी। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसे चप्पल बदलने में मदद की। सब्जियां काटते समय उसका हाथ गलती से कट गया, लेकिन उसने उसके लिए खाना बनाने पर जोर दिया। अपराधबोध से भरी एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। जैक मुश्किल से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एलिस, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वह एक पल के लिए जम गई और घबराकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। 1 घंटा बीत गया और एलिस मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब उसने जैक को किचन में गड़बड़ी करते हुए देखा, उसने पूरी मेज पर खाना बनाया और यहाँ तक कि उसे अपने हाथों से सूप भी पिलाया। उसने पूछा कि क्या सूप अच्छा बना है? उसने जवाब दिया, बुरा नहीं। उसने सोचा कि वह बहुत अच्छा शेफ है, लेकिन जब उसने खुद एक घूंट पिया तो उसे सूप बहुत नमकीन लगा। वह उसे और व्यंजन खिलाता रहा और उसने खुद को उन्हें निगलने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने उन्हें चखा तो उसने उन सभी को थूक दिया क्योंकि वे बहुत खराब थे। वह उसके लिए एक और मेज पर खाना बनाना चाहता था, लेकिन उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, असल में मैंने एलन के साथ पहले ही डिनर कर लिया है। जैक हैरान रह गया। एलिस ने आगे कहा, मैं एलन को एक मौका देने की सोच रही हूँ। विवियन भी उसे बहुत पसंद करती है। मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। उसने उसे आखिरी बार गले लगाने के लिए अपने हाथ खोले, लेकिन उसने आंसू भरी आंखों से इनकार कर दिया और कहा, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती। अलविदा। वह मुड़ी और चली गई। वह उसके पीछे भागा और एलन से कहा, चूंकि उसने तुम्हें चुना है इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हें उसे कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एलन ने उसका अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। एलिस ने जैक को देखकर मुस्कुराया और कहा, चलो इस जन्म में कभी नहीं मिलते। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी जाती हुई आकृति को देखकर फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। उसमें उससे प्यार करने की कोमलता थी, लेकिन उसे छोड़ने का साहस भी था। आइए एलिस और उसकी बेटी विवियन के भविष्य की कामना करें।